तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चंगशेन ने उस लड़की की मदद की थी और उसकी पावर्स को अनलॉक करने के लिए उसकी वेन्स को भी ठीक कर दिया था। जिसके बाद वो लड़की चंगशेन को थैंक्स कहने के लिए उसके घर आती है और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देती है। मगर उसके साथ साथ चंगशेन वो उस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो लड़की चंगशेन को अपना मास्टर बनाना चाहती थी, जिस पर चंगशेन बिल्कुल भी नहीं मानता। वो लड़की हर जगह उसका पीछा करती है, हर जगह उसके साथ काम करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि जब वो कल्टीवेशन करता है तो वो उस टाइम भी उसके पास ही मौजूद होती है और उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये देखकर चंगशेन इतना तंग हो जाता है कि वो चला जाता है। मगर फिर वो लड़का चंगशेन को समझाता है कि वो लड़की सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई है और तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर चंगशेन को रियलाइज होता है कि वो इतने लंबे टाइम से इतनी बड़ी गलती कर रहा था। वो फौरन से वापस जाता है और उस लड़की को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद एल्डर साओ वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसके पास कहने को कुछ भी नहीं रहता। और फिर अगले एपिसोड में हमें हेवनली डाओ पैलेस के ब्राइट वर्ल्ड पवेलियन को दिखाया जाता है और उस ब्राइट पवेलियन के अंदर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे होते हैं। और लूलू कहती है, आज का दिन तो काफी शानदार है, मैंने पहले कभी भी इस तरह का बैंक नहीं देखा है। यहाँ पर हर तरह के लोग आए हुए हैं, हर ट्राइब के और हर तरह के कल्टीवेशन के लोग भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और यहाँ पर तो रेड रिवर से भी लोग आए हुए हैं। तो फिर चंगशेन कहता है कि क्या ज़ुओ डायनेस्टी की कोई गैदरिंग सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो फिर लवरो उसे बताती है कि ज़ुओ डायनेस्टी की गैदरिंग वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। मगर सामने खड़े हुए लोग वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कौन लोग हो, सिर्फ और सिर्फ ज़ुओ डायनेस्टी और उसके अलायंस को ही अंदर आने की इजाजत है। तो फिर चंगशेन कहता है, हम लोग नेशनल एकेडमी से आए हैं। ये सुनते ही वो लोग कहते हैं कि अच्छा, हम लोगों ने सुना था कि नेशनल एकेडमी में कुछ बेकार से लोग आए हुए थे, तो वो तुम लोग हो। सुना है कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन सेंस तक नहीं थी। वैसे भी तुम्हारे जैसा बंदा उस एकेडमी को डिजर्व करता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यूजलेस लोगों के लिए ही रखी गई है। मगर एक मर्तबा अपनी आंखें खोलकर वहां सामने देखो, वहां पर तुम्हारी नेशनल एकेडमी का कहीं भी नाम नहीं है। मगर चंगशेन उन लोगों से कहता है कि नेशनल एकेडमी वो भी तो बाकी एकेडमीज की तरह ही ज़ुओ डायनेस्टी का ही एक हिस्सा है। तो फिर आखिर तुम लोग उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ना कि नेशनल एकेडमी इन सारी एकेडमीज में सबसे ऊपर थी। ये बात उस बंदे को गुस्सा दिला देती है और वो चंगशेन को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी एकेडमी को बाकी एकेडमीज से ऊपर बताने की। ये कहते ही वो जैसे ही 5 मारने के लिए आगे बढ़ता है तो चंगशेन फौरन से 2 नीडल्स निकालता है और उसकी बॉडी पर लगा देता है। जिसके बाद वो लड़का गिरते गिरते बाल बाल बचा था, क्योंकि किसी और बंदे ने उसे सहारा देकर बचा लिया था। मगर उसकी बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और सीनियर आता है और वो फौरन से उस लड़के की बॉडी के अंदर से वो नीडल्स निकाल देता है और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम जुआंग आन यू है। वो चंगशेन से कहता है कि ये कोई लड़ाई करने की जगह नहीं है, तुमने इस पर बिला वजह हमला क्यों किया है? मगर चंगशेन कहता है कि मैंने इस बंदे को अच्छी तरह से देखा है, इसका फेस ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि इसके माउथ के पास की जगह थोड़ी सी सुन पड़ी हुई थी और ये लिवर फायर सिम्टम्स हैं। मैंने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के जरिए इसकी इस छोटी बीमारी को ठीक करने की कोशिश की है। ये कहने के बाद वो उस लड़के से कहता है, बताओ तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? तो वो लड़का जब बात करता है और कहता है कि हाँ, अब कुछ बेहतर फील हो रहा है। मगर ये कैसे हो गया? ये देखकर वहां पर बैठा हुआ एक और लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो चंगशेन से काफी इंप्रेस हो जाता है। मगर यहाँ पर जुआंग आन यू वो अभी भी चंगशेन को हल्के में ले रहा होता है। मगर जब उसकी नजर लूलू पर पड़ती है तो वो कहता है कि आखिर तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुमने मुझे पहचाना? मैं जुआंग हुआ न्यू हूँ। जब हम लोग डीन का लेक्चर अटेंड कर रहे थे उस वक्त मैं तुम्हारे बिल्कुल पास में ही बैठा था। अगर तुम इस सेरेमनी को ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरी हेवनली वे एकेडमी को ज्वाइन कर लो। मैं अपनी हेवनली वे एकेडमी का सबसे टॉप डिसाइपल हूँ। मगर यहाँ पर लवलू वो उससे साफ साफ मना करती है और चंगशेन के पीछे छुपकर कहती है कि मैं नेशनल एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं अपने मास्टर के साथ हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मास्टर, और ये लड़का जरूर इसने तुम्हें उकसाया होगा या फिर तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा। तुम मेरी मानो तो तुम एक बार मेरी बात मान लो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगा। मगर चंगशेन सामने आकर कहता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो तुम्हारी हेवनली वे एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहती। ये देखकर उस वॉरियर को काफी गुस्सा आता है। मगर वो चंगशेन से कहता है कि ये ग्रीन फिस्ट सेरेमनी हमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है। उम्मीद है कि तुम जब मेरे सामने आओगे तो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर पाओगे। और वो दोबारा से लोलो से कहता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज मेरे साथ आ जाओ और अपना फ्यूचर इसके साथ बर्बाद मत करो। मगर अचानक वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि डीन माओ क्यू यू आ रहे हैं। और डीन आते साथ ही कहता है कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से नेशनल एकेडमी इस सेरेमनी को ज्वाइन कर सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं।
इतने में वो लोग एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें भी खाना सर्व किया जाता है, जिस पर लोलो बोलती है, हमें इतना बुरा खाना दिया गया है, आखिर ये लोग हमें समझते क्या है। मगर चंगशेन उसे समझाता है कि ये भी सही है, हमें बस यहाँ पर बैठकर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर होता क्या है। ये कहने के बाद वो लड़की फिर उसकी बात मानकर वहीं बैठ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है इतने में वहां पर एक यंग मास्टर आता है और वो दरवाजे को लात मारकर खोलता है, जिस पर सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और यंग मास्टर के आने पर एल्डर साओ वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि टियान हाई का ही ग्रैंडसन है। और एल्डर साओ यून ने पहले ही जाकर उसे बता दिया था कि इस लड़के ने नेशनल एकेडमी को दोबारा से ओपन किया है, जिसकी वजह से वो यंग मास्टर चंगशेन का दुश्मन बन गया था और वो उसे हर हाल में मारना चाहता था। और हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही अंदर आता है तो वो आते ही सबसे पहले चंगशेन के बारे में कहता है कि पता नहीं कहां से कुछ बेकार लोग आ जाते हैं और ना उनके पास कोई कल्टीवेशन होती है, ना ही कोई कल्टीवेशन की नॉलेज होती है, और वो लोग बस आते हैं और आकर नेशनल एकेडमी को दोबारा से ओपन कर देते हैं। उस एकेडमी को ओपन करते हैं जिसे मेरी ग्रेट आंट ने बहुत पहले ही बंद करवा दिया था, और उस एकेडमी को खोलना हमारी टियान हाई फैमिली की इंसल्ट है और हम लोग इसके बदले में तुम लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिसके बाद वो चंगशेन की तरफ देखता है और कहता है कि तो तुम हो चंगशेन, चलो खड़े होकर यहाँ आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार मारकर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, और अगर तुम आज मेरे सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हो और मेरे पैर पकड़ते हो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मगर लोलो वो खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि ये बैंक्वेट लड़ाई का मैदान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए ही 6 एकेडमीज को इन्वाइट किया गया है, इसके साथ तुम्हारी टियान हाई फैमिली का कोई लेना देना नहीं। मगर वो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारे इस बैंक्वेट की ऐसी की तैसी, मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं। मगर वहां पे खड़े हुए लोग वो उस लड़के की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये छोटी लड़की आखिर है कौन और ये टियान हाई फैमिली के सामने ऐसे कैसे खड़ी है। मगर लोलो वो चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम टियान हाई फैमिली के ग्रैंडसन हो तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को कुछ भी कहोगे। मगर वो यंग मास्टर कहता है ये एकेडमी, ये सब कुछ हमारा ही है और हम लोग ही इसे कंट्रोल करते हैं। जिसके बाद चंगशेन खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या ये एकेडमी तुम्हारी ही बनाई हुई है। इतना कहने के बाद वहां पे मौजूद एक लड़का जोर जोर से हंसता है और कहता है कि ब्रदर, क्या जोक मारा है इसे। मगर बहुत सारे लोग उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि टियान हाई फैमिली पर नहीं हंसते। और वो यंग मास्टर भी गुस्से में कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी फैमिली कौन है, ताकि मैं भी तो तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं। इतने में रेड रिवर डिसाइपल खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि 6 एकेडमी ग्रीन फिस्ट फेस्टिवल, ये 6 एकेडमीज के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फीस्ट है। मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी ग्रेट फैमिली का कोई बंदा आकर यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे सामने कुछ बोल सके। ये सुनते ही वो यंग मास्टर गुस्से में आकर कहता है कि सुनो बच्चे, अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ मेरे सामने बोलने की सजा मौत है, तो फिर तुम्हें यही सजा दी जाएगी। ये कहने के साथ वो जैसे ही अपनी एनर्जी सीधा उस लड़के की तरफ थ्रो करता है तो वो लड़का बहुत ही आसानी से उस एनर्जी को हैंडल कर लेता है और उस यंग मास्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मगर उसकी सीनियर सिस्टर उसे रोकती है और कहती है कि बस यहीं रुक जाओ, और उसका एक और सीनियर ब्रदर कहता है फौरन से यंग मास्टर से माफी मांगो, और तुम जानते हो हम लोग टियान हाई फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते। मगर वो लड़का अपने सीनियर से कहता है कि मैंने इस एकेडमी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन है। सोचा नहीं था कि तुम लोग इस मामूली से लड़के से डरते होगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें डरना है तो डरते रहो, पर मैं इससे नहीं डरता। इतने में चंगशेन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ब्रदर, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की इतना काफी है। मगर ये होली इम्प्रेस का होली नेफ्यू है, तो इसलिए तुम्हें इससे बिला वजह उलझना नहीं चाहिए। ये आगे चलकर तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। मगर वो लड़का कहता है कि मैं रेड रिवर माउंटेन से आया हूँ और मेरे माउंटेन के लोग किसी से डरते नहीं, और इस यंग मास्टर जैसे लड़कों के सामने तो कभी भी सर नहीं झुकाते। ये सुनकर चंगशेन कहता है कि मैं भी माउंटेन से यहाँ पर आया हूँ। ये कहने के साथ वो यंग मास्टर कहता है 2 बेकार के कल्टीवेटर्स बिला वजह कैपिटल सिटी में आ गए। मगर रेड रिवर वॉरियर वो कहता है कि ब्रदर बेफिक्र हो जाओ, हम दोनों का रियम एक ही है, इसलिए मैं इसे हरा दूंगा, और क्योंकि तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है तो तुम इस जगह बैठकर सिर्फ हमारा मैच देखो। मगर यहाँ पर वो यंग मास्टर कहता है कि तुमने मेरी टान हाई फैमिली को ऑफेंड किया है ना, तुम्हारा फ्यूचर अब बर्बाद है। मगर रेड रिवर वॉरियर वो कहता है कि मेरा नाम शान युवानपो है, चलो मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़का कहता है मुझे ऐसे लोगों से लड़ना बहुत पसंद है जिनके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ हो, उम्मीद है कि तुम्हारी हड्डियां बहुत ही मजबूत होंगी।
क्योंकि जितने ज़्यादा तुम स्ट्रांग होगे मुझे तुमसे लड़ने में उतना ही मज़ा आएगा। इतना कहते ही वो फौरन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। ये कहते ही वो जैसे ही हमला करने लगता है तो शैनपो फौरन से उसे डॉज करता है, मगर वो लड़का उसे एक जोरदार किक मारते हुए पीछे धकेल देता है और फौरन से उस लड़के को अपनी पावर रिवील करता है। तो सब लोग उसकी पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा था और हमें बताया जाता है इस टेक्निक को विंड राइज टेक्निक कहा जाता है। उसकी ये टेक्निक देखकर लिवलू घबरा जाती है और वो उस लड़के से कहती है, शानपो ब्रदर जरा संभल कर। और यहाँ पर वो यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अभी मेडिटेशन लेवल में हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे, अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो। इतना कहने के बाद शानपो गुस्से में आकर उस पर पंचेस की बौछार कर देता है, मगर वो लड़का उसके हर एक अटैक को आराम से डॉज करता जाता है और फिर अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और दोबारा से उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी विंड टेक्निक को यूज करता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा विंड प्रेशर क्रिएट होता है, जिस पर वहां मौजूद सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगा कि शान युवानपो खतरे में आ गया है और वो हार जाएगा। मगर चैनशंग को अच्छी तरह से मालूम था कि शानपो वो अभी भी होल्ड बैक कर रहा है और वो उस लड़की को बताता है कि उसके लिए टेंशन मत लो, वो अभी सिर्फ और सिर्फ उस यंग मास्टर को अच्छी तरह से नोट कर रहा है, उसके फुटवर्क को देख रहा है और उसकी टेक्निक्स को समझ रहा है। उसने अभी भी अपनी ट्रू पावर शो नहीं की है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शान युवान को जब वो उससे लड़ रहा होता है तो वो लड़ते लड़ते उस यंग मास्टर को पीछे धकेल देता है और अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिस पर वो यंग मास्टर भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़के ने अपना ट्रू फॉर्म शो करना शुरू कर दिया था। उसका एक हाथ वो डिमोनिक हैंड में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये लड़का तो डीमन क्लैन से बिलोंग करता है और ये डीमन क्लैन की ही टेक्निक्स यूज कर रहा है। जब शान युवानपो अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने लगा था तो यहाँ पर ल्यूवो कहती है, मास्टर आप तो सच में ग्रेट हैं, आपको पहले से ही पता चल गया था कि ये लड़का होल्ड बैक कर रहा है। इतना कहने के बाद शान युवानपो वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने डीमन हैंड के साथ एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो उस लड़के के 12 बजा देता है। मगर वो यंग मास्टर हार मानने को तैयार नहीं था, जिस पर शान युवानपो दोबारा से उसे पंच मारता है तो वो लड़का डॉज करने की कोशिश करता है और साइड से भागने की करता है, मगर शान युवानपो उसे दोबारा से पकड़ता है और जमीन पर मारते हुए ऊपर की तरफ उछालता है तो वो लड़का ऊपर एक पिलर के साथ जाकर जोर से लगता है, मगर उसके बावजूद भी वो उस पिलर को पकड़ लेता है और नीचे की तरफ देखता है तो वो लड़का उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है और उस यंग मास्टर को समझ में आ गया था कि ये डीमन रेस से बिलोंग करता है, जिसके बाद वो फौरन से अपनी एक सीक्रेट पावर को यूज करता है और कहता है कि तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी ज्यादा वाइटैलिटी होगी तुम्हें मारने में उतना ही मजा भी आएगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी एक पर्पल एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और यहाँ पर शान युवानपो भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यंग मास्टर जब पंच मारने वाला था तो वो अचानक से अपने हाथों से कुछ अलग तरह की एनर्जी क्रिएट करता है, जिस पर चैनशंग ये नोट कर लेता है और जैसे ही वो लोग एक दूसरे को पंच मारते हैं तो यहाँ पर शान युवानपो वो उस यंग मास्टर को वहां से पीछे धकेल देता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो पॉइजनस एनर्जी उसके हाथ के अंदर फैल जाती है, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो जाती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर चैनशंग और बाकी लोग समझ गए थे कि इस लड़के ने कोई पॉइजनस टेक्निक यूज की है जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो सारे लोग उस यंग मास्टर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, मगर उसके बावजूद भी उस यंग मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि डीन भी खामोश बैठा हुआ था, वो भी कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पर शान युवानपो वो बिल्कुल बेबस हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। मगर वो यंग मास्टर फिर इसी मौके का फायदा उठाता है और उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि ये पॉइजन या तो तुम्हारी जान ले लेगा या फिर तुम्हें हमेशा के लिए बिल्कुल यूजलेस कर देगा, तुम कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। शान युवानपो अपने हाथ की तरफ देखता है, हाथ पूरी तरह से बेकार होता जा रहा था और ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ भी पूरी खत्म हो गई थी। मगर वो यंग मास्टर उसे बालों से पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें आज तुम्हारे किए की सजा मिलने वाली है। इतने में अचानक हमें दिखाया जाता है कि लुवू का वेप पाकर उससे टकराता है और उसे वहां से पीछे हटा देता है, जिसके बाद चैंगशंग वो उस लड़के को पकड़कर फौरन से दूसरी जगह ले जाता है और उसे एक जगह लिटाकर वो उससे कहता है कि मैं इसके पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखकर वो यंग मास्टर्स का मजाक उड़ाता है कि तुम और मेरे पॉइजन को सप्रेस करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर लुवू कहती है अगर मेरे मास्टर ने कहा है कि वो कर सकते हैं तो करके दिखाएंगे। मगर यहाँ पर वो यंग मास्टर तो लुवू पर ही कहता है कि तुम दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो, क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें काफ़ी इंजॉयमेंट्स कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए ख़त्म करूंगा और फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और हम लोग फिर से रातें रंगीन करेंगे।
मगर यहाँ पर चैंगशन वो उस लड़की को गाइड करता है और कहता है कि जोंगशन सोडन रेन थर्ड शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करो, अपनी यंग मेरिडियंस को यूज़ करके की गैदरिंग को स्टार्ट करो। तुम इस तरह अपनी फुल ट्रू की को यूज़ कर सकती हो। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से उसकी बातों को समझकर बिल्कुल वैसा ही मेथड यूज़ करती है, तो उसकी पावर पूरी तरह से अनलॉक हो जाती है। ये देखकर वो यंग मास्टर भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। मगर वो लड़की फिर अपने विप का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर उस यंग मास्टर को बहुत ही जोर से हिट करती है, जिससे वो यंग मास्टर दूर जा गिरता है। मगर लूवो उसे छोड़ती नहीं है। यहाँ पर चैंगशन वो उसे गाइड भी कर रहा होता है और साथ में उस लड़के को एक्यूपंक्चर टेक्निक के जरिए हील भी कर रहा होता है ताकि उसका पॉइजन सप्रेस हो सके। और हम देखते हैं कि लूवो ने उस यंग मास्टर को मार कर उसकी हालत खराब कर दी होती है। उसका विप बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, वो कंटिन्यूअसली उसे मारे ही जा रही होती है, जिस पर सारे ही लोग चौंक गए थे। और दूसरी तरफ से चैंगशन उससे कहता है अब विंड एंड थंडर टेक्निक यूज करो। ये सुनते ही वो लड़की विंड एंड थंडर टेक्निक को यूज करती है और उस यंग मास्टर को अपने विप से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। और जब वो उसके करीब आ जाता है तो वो लड़की अपनी फिंगर्स के जरिए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है तुम बिल्कुल वीक हो। ये कहते ही वो उस पर थंडर एंड विंड टेक्निक यूज करते ही उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे वो यंग मास्टर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है। ये देखते ही एल्डर साओ फौरन से उस लड़के की तरफ भागता है और यहाँ पर पूरे के पूरे हॉल में बैठे हुए लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि लोगों ने टियान हाई ग्रैंड नेफ्यू को इतनी आसानी से हरा दिया। आखिर ये कैसे हो गया? ये लड़की जो कि कल तक कल्टीवेशन नहीं कर पा रही थी, आज ये अचानक से इतनी ताकतवर कैसे बन गई? क्योंकि ये यंग मास्टर अजूरा क्लाउड रैंकिंग में 30th नंबर पे आता है। मगर लूवो कहती है मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। मगर दूसरी तरफ चैंगशन ने अपनी नीडल टेक्निक के जरिए उस पॉइजन को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से उस लड़के को अब थोड़ा सा सुकून मिलने लगा था, मगर वो बेहोश हो चुका था। और यहाँ पर एल्डर साओ यूनन गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें इसकी क्या सज़ा मिलेगी। तुमने इस लड़के को जो कि टियान हाई से बिलोंग करता है, तुमने इस पर अटैक किया है ना, तुम्हें इसकी सज़ा मिलने वाली है। वो फौरन से गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। मगर यहाँ पर डीन उन लोगों को रोक लेता है और कहता है कि नेशनल एकेडमी वो हमारी ही डायनेस्टी का हिस्सा है, इसलिए ये लोग कोई आउटसाइडर्स नहीं है। इस यंग मास्टर ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही मार खाई है। इसे लगा कि ये टियान हाई फैमिली से बिलोंग करता है तो ये किसी के साथ कुछ भी करेगा। सोचा भी नहीं था कि जू डायनेस्टी में ऐसे बेवकूफ़ लोग भी मौजूद होंगे। क्या इस बेवकूफ़ को इतना नहीं मालूम कि एम्प्रेस टियान हाई को सारी सिचुएशन के बारे में मालूम है? उसे ये भी पता है कि नेशनल एकेडमी को रीओपन किया गया है। मगर एल्डर साओ कहता है कि मैं तो बस एम्प्रेस की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डीन उसे डांटते हुए कहता है कि चुप कर जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं कि होली एम्प्रेस को सारी सिचुएशन मालूम है? वो तुमसे ज़्यादा जानती है। अगर उसे नेशनल एकेडमी से कोई प्रॉब्लम होती तो उसने कब का नेशनल एकेडमी को बंद करवा दिया होता, और उसकी परमिशन के बगैर कोई नेशनल एकेडमी को रीओपन कर भी कैसे सकता है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम लोगों को ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये कहने के बाद वो फीस्ट कंप्लीट हो जाती है और सारे ही लोग वहाँ से चले जाते हैं। और हमें बताया जाता है कि उस ग्रैंड फीस्ट में नेशनल एकेडमी का भी नाम शामिल कर दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि आने वाले कंपटीशन में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी शख्स नेशनल एकेडमी के ग्रैंड ट्रायल में शामिल होने से खुश नहीं था, मगर चैंगशन जानता था कि वो ये सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि वो माउंटेन से आया है और उसके हौसले भी माउंटेन्स की तरह बुलंद हैं। जिसके बाद हम लोग दोबारा से शान युआन पो को देखते हैं। वो बेहोशी की हालत में था। जब उसे होश आता है तो वो अपने सीनियर्स को अपने सामने देखता है, मगर उसके सीनियर्स वो रुक जाते हैं और उसे छोड़कर वापस वहां से जाने लगते हैं, जिस पर शान युआन पो उन्हें बुलाता है। मगर उसके बावजूद भी वो लोग उसकी तरफ पीछे पड़कर नहीं देखते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर उन लोगों ने शान युआन पो को दोबारा अपनी एकेडमी में शामिल किया तो फिर डायान हाई फैमिली वो उन लोगों से बदला लेगी, जिसकी वजह से वो लोग उसे अकेला ही छोड़कर यहाँ पे चले जाते हैं। ये देखकर शान युआन पो को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मगर वो जानता था कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर यहाँ पर लोवो उससे कहती है कोई मसला नहीं, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, तुम अपनी मर्जी से कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। मगर शान युआन पो कहता है कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा, ना ही मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे विलेज के लोगों ने पैसे जमा करके मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं अपने क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन बन सकूं। मगर मैं अब बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ और मैं कल्टीवेशन भी नहीं कर पाऊंगा। मैं बस अब यहीं रहकर लोगों के बर्तन साफ करूंगा, उनके घरों में झाड़ू पोछे का काम करूंगा
और सफाई वगैरह करूंगा। बस इसी तरह मैं अपनी जिंदगी यहीं पे ही गुजार दूंगा। मगर लोवलू कहती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो और तुम्हें एकेडमी में ही कल्टीवेशन करनी चाहिए। क्यों ना तुम हमारी नेशनल एकेडमी ज्वाइन कर लो। ये सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है, कहता है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हो चुका हूँ। मगर उसके बावजूद भी चैंगशेन उसे समझाता है और उसे अपनी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मना लेता है। जिसके बाद वो लोग उसे नेशनल एकेडमी में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो और तुम हमारी एकेडमी का हिस्सा बन गए हो और अब हम लोग 3 लोग हो चुके हैं। जिसके बाद शान युआन कहता है, मुझे बताओ कि हम लोग नेशनल एकेडमी के कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। तो फिर वो लड़की कहती है, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, सब कुछ मास्टर डिसाइड करते हैं, जो वो कहते हैं वही रूल्स है। तो शान युआन को कहता है, अच्छा तो फिर मुझे टीच कौन करेगा। जिस पर लोवलू कहती है, तुम्हें मैं टीच करूंगी, क्योंकि मास्टर वो न सिर्फ मास्टर हैं बल्कि वो खुद डिसाइपल भी हैं और वो इस एकेडमी के डीन भी हैं। इसीलिए जो वो मुझे टीच करेंगे मैं तुम्हें टीच करूंगी। इतने में टैंग 36 वहां पर आता है और वो आते हुए कहता है कि ब्रदर चैंगशेन, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सुना है कि तुमने उस टैंग हाई नेफ्यू की हड्डी पसली तोड़ कर रख दी है। आज तो मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है और वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद टैंग 36 उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है और उन लोगों से कहता है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। मैं उस लड़के को अपने हाथों से पीटना चाहता था, मगर मेरा ये काम तुम लोगों ने कर दिया है। जिसके बाद वो चैंगशेन से कहता है, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। सुनने में आया है कि तुम्हारी उस मंगेतर की किसी और फैमिली के यंग मास्टर के साथ शादी डिसाइड होने वाली है। इतना कहने के बाद वहां पर उन लोगों को आतिशबाजी नजर आती है, जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग इस शादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और आखिर में हमें शाओ यूरोंग को भी दिखाया जाता है। वो अपने माउंटेन पर बैठी हुई होती है और उसके पीछे जो ट्री होता है उसे किनपिन फीनिक्स ट्री कहते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे